हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि हमने पर्यायवाची की शुरुआत कर रखी थी और मैं एक एक सेट की एक एक वीडियो बनाकर डाल रही थी, तो अभी तक मैंने 4 वीडियो डाल दी हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएंगे, तो एक दो वीडियो में हम सारी पर्यायवाची को समेट लेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो देख देख कर आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसे लर्न भी कर लिया होगा। और सबसे पहले जो वीडियो है, मैं शब्दावली जो है, ये पर्यायवाची वगैरह, अनेकार्थी, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे हमारे शब्दावली के अंदर आते हैं। और सबसे पहले मैं शब्दावली की वीडियो क्यों डाल रही हूँ, उसका कारण भी मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि आपकी शब्दावली पर जितनी ज़्यादा पकड़ होगी, पेपर में आपको कई सारे क्वेश्चन हल करने में मदद करेगी, चाहे वो पर्यायवाची हो चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो। तो शब्दों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। ये जो पर्यायवाची शब्द आप पढ़ रही हैं, ये आपको अनेकार्थक शब्दों में भी काम आएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैथ मिलान करने वाला, तो उस तरीके से भी काम आएंगे। जैसे कि अभी सबसे पहले आपका स्रप का पर्यायवाची दिखाई दे रहा है, तो ये अभी जो मैंने टीजीटी का पेपर सोल्व करवाया था तो उसमें भी आया हुआ था, शायद अही था उसमें। तो हर जगह आपके काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम अभ्यास सेट नंबर 5 करेंगे और बने रहे मेरे साथ। इसमें हम जल्दी जल्दी करेंगे, जो आसान है उनको थोड़ा सा हम कम समय देते चलेंगे, और जो जिसमें इम्पोर्टेंट है उनको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। तो किस तरीके से आपको पर्यायवाची के अपने नोट्स बनाने हैं वो मैंने पहले भी बता दिया है, कि जैसे कि ये सर्प है, सर्प के कई सारे पर्यायवाची यहाँ पर बता रखे हैं, तो हम उन पर थोड़ा कम फोकस करेंगे जो हमेशा याद रहते हैं। जैसे शुरुआत करती हूँ तो इसके इम्पोर्टेंट आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से आपको जरूर याद करने हैं। जैसे अही, उरग, नाग। अब नाग तो सभी को पता है कि सांप को ही कहते हैं। पन्नग, फणदर, फणी। अब जो फण होती है, जैसे इस टाइप से कैसे होती है मुझे बनानी नहीं आती है, इस टाइप से जैसे सांप की फण होती है, तो फण से ही बनेंगे ये फणदर, फणी, मणिधर, विषधर। ये सभी को पता है कि इस तरीके से ये सांप के हैं। तो आपको कौन कौन से याद करने हैं? अही, उरग, पन्नग। उसके बाद है व्याल। व्याल का भी सभी को पता है कि व्याल सर्प का है। उसके बाद सारंग। सारंग आपके काम आएगा क्योंकि ये मृग का भी होता है। जब अनेकार्थक शब्दों में पूछा जाता है ये प्रश्न कि सारंग शब्द किस किस के लिए, सारंग का अनेकार्थी बताइए, तो आप लिख सकते हैं हिरण, सर्प, इस तरीके से। तो सारंग सांप का पता ही है आपको। सरीसृप और अकर्ण, जैसे हम कहते हैं ना कि सांप के कान नहीं होते, वो रेंगता है और जब धरती पे चलने वाली उस आवाज को या धड़कन को सिर्फ महसूस करता है। तो अकर्ण इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अनिलाशी। अब अनिलाशी और पवनाश, तो ये पवन से बना है, पवन का नाश करने वाला, और अनिल जो है ये भी पवन यानी कि हवा का पर्यायवाची है। तो दोनों ही किसके पर्यायवाची हैं? अनिलाशी और पवनाश, ये सर्प के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना है अनिलाशी। अकर्ण का कारण मैंने बता दिया, कर्ण नहीं होते, कान नहीं होते, पवन का नाश करने वाला। इस तरह से कैसे आप इसका थोड़ा हिंट बना सकते हैं। उसके बाद अही, उरग, पन्नग और सारंग, ये आपको भुजंग, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चौथी पांचवी क्लास से हम पढ़ते आते हैं तो हमें पता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वन। तो एक बार आप थोड़ा सा याद कर ले, थोड़ा सा इस तरीके से समझ लें तो आपके तैयार हो जाएंगे। और जो कह रहे थे बच्चे कि मैम टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी करवा दें, तो ये टीजीटी पीजीटी एस्टेट की शुरुआत मैंने शब्दावली से ही कर रखी है। तो आज ये वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले की जो मैंने 4 डाली हैं आप उसे ज़रूर देख लें और अपनी तैयारी जो है अभी से शुरू कर दें। तो वन है अटवी, अरण्य, कानन, कांतार, दव, वन और विपिन। अब देखो जो पीछे के हैं दव, वन और विपिन, ये तो आपको याद रहते हैं। कानन भी सभी को पता है कि वन का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर दो ही इंपॉर्टेंट है, अटवी और अरण्य। अगर हो सकता है मुझे ये पता हो और आपको ना पता हो तो आप इनमें से भी अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है।
वस्त्र, वस्त्र का कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे अंबर, कपड़ा, चीर, जामा, पट, परिधान, पहनावा, पोशाक, लिबास, वसन। अब ये सारे आपको पता है, लेकिन एक शब्द है जो आपको शायद नहीं पता होगा, अंशुक। अंशुक और आच्छादन, आच्छादन जो छाया हुआ होता है हमारे शरीर को, जिससे ढकते हैं हम, तो अंशुक, इसका उच्चारण इस तरीके से होगा, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है तलवार का। तो तलवार का जो पर्यायवाची है वो है असी, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, खड़ग, तेग और शमशीर। अब शमशीर का सभी को पता है, कृपाण का भी पता है, लेकिन नहीं पता है तो वो है मेरे ख्याल से खड़ग का भी सभी को पता है। अब नहीं पता है तो असी, करवाल, तेग, इन तीनों का आप बिल्कुल अच्छे से रखें, और कृपाण भी इम्पोर्टेंट है, ये नोट डाउन करके रखें, 2-3 बार इन्हें पढ़ लें। उसके बाद अगला पर्यायवाची आता है आकाश। तो आसमान, गगन, अंबर, नभ, ये सभी को पता है, ये बहुत ही छोटे से क्लासेस से हम याद करना शुरू कर देते हैं। तो व्योम, व्योम इसका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अनंत, शून्य, अंतरिक्ष, ये भी सभी को पता है, शून्य, अनंत, अंतरिक्ष। अब अनंत जो है ना, ये ब्रह्मा का भी है, तो अनेकार्थक शब्दों में पूछे तो अनंत शब्द आकाश और ब्रह्मा का भी वो है, अनेकार्थी है, तो ये आप याद रखें। उसके बाद अंतरिक्ष, छायापथ, तो छायापथ याद रखें आकाश को, तारापथ, नक्षत्र पथ और नभमंडल। ठीक है, सभी से ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ये नभमंडल का तो आपको पता है, ये नभमंडल भी आकाश को ही कहते हैं। तो व्योम और अनंत, इस तरीके से आप सारे ध्यान रखना। अगला जो है सुंदर, तो ये परीक्षा में शायद कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपने शब्दावली बढ़ाने के लिए एक बार इसे पढ़ लेंगे। अच्छा, अभिराम, आकर्षक। अभिराम शब्द देखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत, चारु, दिलकश, मनोहर, रमणीय, शानदार, सुहावना। तो अभिराम से याद रखें थोड़ा सा कि ये सुंदर का पर्यायवाची है। उसके बाद है क्रोध। क्रोध में अप्रसन्नता, आक्रोश, कोप, क्षोभ, खीज, नाराजगी, प्रकोप, बौखलाहट, रिस और रोष। ये सभी को पता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट है इसका, एमर्स। एमर्स को याद रखें कि ये क्रोध का पर्यायवाची है। इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और इस तरीके की ट्रिक से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद अगला आता है तालाब। तो तालाब का हो जाएगा जलाशय, झील, तड़ाग, तलैया, ताल, पुष्कर, पोखर, सर, सरोवर। ये सारे बहुत ही आसान है, और आप सभी को पता भी है कि ये तालाब के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो सबसे अलग हटके है वो है हृद। तो इसको याद रखना है, ये किसका पर्यायवाची है, तालाब का पर्यायवाची है। उसके बाद आता है बिजली, क्षण प्रभा, क्षणिका, दीप्ति, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, वज्र, विद्युत, संपा और सौदामिनी। अब मुझे नहीं लगता इनमें से, मेरे ख्याल से आप सभी को पता है, लेकिन क्षण को लेकर जो बन रही हैं इन्हें जरूर याद रखें, ये बिजली के पर्याय हैं। क्षण प्रभा, क्षणिका। उसके बाद चंचला, चपला, तड़ित, तड़ित और दामिनी, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। वज्र भी इंपॉर्टेंट है। और शंपा, शंपा का नहीं पता चलेगा आपको कि बिजली का पर्याय है, तो इस तरीके के शब्दों को आपको नोट डाउन कर लें। उसके बाद है सिंह। सिंह मतलब शेर, तो उसे केसरी भी कहते हैं, केहरी, नाहर, पंचानन। अब ये इंपॉर्टेंट है पंचानन। पंचानन याद रखना, कहीं गजानन की जगह पंचानन ये गणेश जी का हो ऐसा मत समझ लेना। ये पंचानन जो है सिंह का है। मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, शेर, शार्दुल, नखायुध और बाहुबल। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। एक तो पंचानन, नाहर, और उसके बाद मृगेंद्र और वनराज, ये आपको पता है वन का राजा होता है शेर। अब इम्पोर्टेंट है शार्दुल और नखायुध, अपने नाखूनों से युद्ध करता है, इसलिए इसे नखायुध कहते हैं। ये शब्द आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी काम आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, शार्दुल, नखायुध, मृगेंद्र, मृगराज, पंचानन, नाहर, ये याद रखनी है। उसके बाद धूर्त, और धूर्त का होता है कपटी, कुटिल, खल, ठग, ये सब ऐसा ही है। ठीक है, वंचक याद रखना, प्रवंचक और वंचक, ये दोनों धूर्त के पर्याय हैं। उसके बाद अतिथि। अतिथि का है आगंतुक,
अभ्यागत, पाहुन, पाहुना, मेहमान, ये सभी को पता है। अब चलते हैं हम अगले सेट की तरफ और एक एक वीडियो में हम दो दो सेट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को आप देखते चले और आपको दिख भी रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से अंडरलाइन कर रखे जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नौकर। तो नौकर का क्या होता है कि नौकर ज़्यादातर पीछे पीछे चलता है। तो अनुचर, कर्मचारी, किंकर, खादिम, चाकर, टहलुआ, दास, परिचारक और सेवक। इसमें इम्पोर्टेंट है खादिम, किंकर और अनुचर। अनुचर, ठीक है, इन तीनों को आपको याद रखना है, ये नौकर के पर्याय हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पक्षी के हैं वो भी अनेकार्थक शब्दों में पूछे जाते हैं। जैसे ये द्विज शब्द है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, द्विज दांत का भी अनेकार्थी रूप है। तो इस तरीके से याद रखना है। तो खग, द्विज, नीडज, नीडोद्भव, पतंग, पखेरु, पंछी, पाखी, विहग, विहंगम, शकुन और शकुंत। तो ये याद कौन कौन से रखने हैं, देखो मैंने कितनी बार अंडरलाइन कर रखा है इन दोनों को। मेरे लिए दोनों शब्द नहीं थे जब मैंने याद किए थे। उसके बाद द्विज, नीडज, नीड न दो चाहे टहनी को, नीड मतलब ये घोंसला, नीडज, नीडोद्भव। और उसके बाद है विहग, विहंगम। ये इनमें सांप वाले में आपको कंफ्यूज नहीं होना, विहग और विहंगम ये दोनों पक्षी के पर्याय हैं। शकुन और शकुंत ये भी पक्षी के पर्याय हैं। तो ये 4-5 आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है पर्वत का, और पर्वत का है अचल, मेरु, आद्री, कूट, गिरी, नग, पहाड़, भूधर, महीधर और शैल। ये कूट है, ठीक है। तो अचल, मेरु, आद्री, आद्री याद रखें, पर्वत का है। नग, पहाड़, भूधर, महीधर, शैल। शैल पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके चारों पांचों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहाड़ का तो आपको पता ही है, तो ये याद रखने हैं, आसान है। पवन का पर्यायवाची है आगे अनिल, गंधवहा, जगत प्राण, पौ, पवमान, मरुत, मारुत, वात, वायु, समीर। ये सभी को आपको याद है। सिर्फ गंधवहा याद रखें और मरुत ये याद रखें, ये आपको याद हो जाएंगे। और वात मतलब, वात का मतलब भी क्या होता है, वायु, पवन, ठीक है। समीर का सभी को पता है। आगे चलते हैं अप्सरा। तो अप्सरा जो होती है उन्हें देवांगना भी कहते हैं, सुरबाला भी कहते हैं, दिव्यांगना, सुरसरी और देवबाला। तो ये आसान है, इसमें कोई खास मुश्किल नहीं है। अगला जो आता है, एक चीज होती है नैसर्गिक, नैसर्गिक, और एक होती है कृत्रिम, कृत्रिम, और एक होती है प्राकृतिक। इसका कृत्रिम, तो कृत्रिम, और एक होता है प्राकृत। कृत्रिम और प्राकृत। तो जो कृत्रिम का विलोम होता है वो नैसर्गिक होता है। कृत्रिम होता है मनुष्य के द्वारा बनाई गई, और ये नैसर्गिक होता है जो प्राकृतिक चीजें होती हैं। नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक और यथार्थ, ये इसके पर्याय हैं। लेकिन जो नैसर्गिक शब्द है इसका याद रखना कि प्राकृतिक के लिए, प्रकृति से बनी हुई जो चीजें हैं उनके लिए नैसर्गिक शब्द प्रयोग करते हैं। अगला है पूजनीय। पूजनीय ये शब्द जो है उसमें आता है शब्द का उच्चारण, जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए, तो वहां पर भी ये पेपर में पूछा जाता है। तो पूजनीय का अर्थ है अर्चनीय, अर्धे, आराध्य, उपासनीय, उपास्य, पूजार है, पूजार है, पूज्य, वंदनीय और वंदे। ये सारे इन्हीं के, तो मेरे ख्याल से आप इसके पर्याय समझ जाएंगे, आसान ही है। प्रशंसा, प्रशंसा में एक याद रखें, सभी को पता है, गुणगान, तारीफ, प्रशस्ति, बड़ाई, महिगान, यशोगान। श्लाघा ये इंपॉर्टेंट है। श्लाघा का कई बार जैसे निंदा का पर्याय है ये, निंदा, कोई निंदा करे और इसका श्लाघा का मतलब स्तुति या प्रशंसा, ठीक है, ऐसे याद रखने हैं। श्लाघा और स्तव ये दो अलग हटके हैं, तो इन शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि श्लाघा और स्तव ये किसके पर्याय हैं, प्रशंसा के। अगला है सुंदरी। तो ये मेरे ख्याल से गौरी, चंद्रमुखी, परी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी सुंदरी का पर्याय है। दिनाक्षी, मृगनयनी
और रमणी, रूपवती, रूपसी, सुमुखी, सुलोचना, हसीना, ये सारे सुंदरी के पर्याय हैं। इस तरीके के पेपर में कम ही पूछे जाते हैं। उसके बाद है अग्नि, आग, अनल, पावक, वही, धूमकेतु, जात, वेदस, वायु शाखा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अपने आप में, क्योंकि इसमें कई शब्द ऐसे हैं जिसका आप सभी को नहीं पता होगा। जैसे आग, अनल, पावक, ये पता है सभी को। अब याद करें, वही, वहनी, वहनी होगा ये, वहनी, और धूमकेतु, जात वेदस और वायु शाखा, और उसके बाद वैश्वानर। वायु का सखा है ना, कैसे होगा वायु का सखा? जैसे ही अग्नि को वायु का स्पर्श मिलता है बहुत तेज जलने लग जाती है, तो वायु सखा। और वैश्वानर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आग के पर्याय हैं। अब जैसे वैश्वानर मैंने किसी और बुक में पढ़ा था तो मैंने यहीं पर ऐड कर दिया। नेक्स्ट है कल्प वृक्ष, ये सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, ठीक है, पारिजात और देव वृक्ष। इसमें से आप पारिजात को याद रखें, मंदार, धतूरा कहते हैं, तो ये कल्प वृक्ष का पर्याय है। उसके बाद आता है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का इंपॉर्टेंट है, जैसे विप्र, ब्राह्मण का पर्यायवाची है विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव, महीसुर, ब्रह्मज्ञानी, वेदविद, पंडित, कोविद, धीर, प्रज्ञा, मनीषी, विलक्षण। तो पर्याय इसमें ब्राह्मण के इंपॉर्टेंट हो जाएंगे विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव, महीसुर। याद रखना, ये आप किसी और का समझकर इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। भूदेव, उसके बाद कोविद, धीर और प्रज्ञा, मनीषी, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इन्हें याद रखें। कोविद, प्रज्ञा, मनीषी, ये सब किसके पर्याय हैं? ब्राह्मण के। उसके बाद नेक्स्ट आता है उषा, और उषा के पर्याय हैं अरुणोदय, उषा, तड़का, प्रत्युष, प्रभात, भोर, सवेरा। अब इसमें से इंपॉर्टेंट एक है प्रत्युष। प्रत्युष किसका पर्यायवाची है? उषा का। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको हो जाएगा। नेक्स्ट में एक वीडियो और डाल देंगे और फिर हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। इसमें और देख लेते हैं थोड़ा सा इस सेट में और, क्योंकि एक सेट से अगर एक वीडियो बनाएंगे तो फिर कई बार मैं वीडियो नहीं भी डाल पाती हूँ, इसलिए। तो युवती का देखते हैं, तरुणी, क्योंकि हम बुक में जितने दे रखे करेंगे वो सारे, नहीं पता कि पेपर में कहाँ से पूछ ले। तरुणी, नवयुवती, नवयौवना, प्रमदा, प्राप्त यौवना और वयस्का। अब युवती का पर्याय है तो वयस्क से वयस्का। इसमें इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट है प्रमदा, ये याद रखना कि किसका पर्याय है? युवती का है। तो इस तरीके से एक एक दो दो आप लिख लें। राजा का अवनीपति, अवनी धरती का पर्याय है, और अवनीपति यानी कि धरती का राजा जो होता है वो राजा ही समझा जाता है जिसके पास बहुत सारा कुछ होता है। तो अवनीपति, क्षितिश, छत्रपति, नरेंद्र, नरेश, नृपति, बादशाह, भूप, भूपति, महीप, लोकेश, शाह और सुल्तान। अब इसमें से इंपॉर्टेंट है एक अवनीपति और क्षितिश, इसका नहीं पता और मेरे ख्याल से तुम्हें सबका पता है। नेक्स्ट है अर्जुन का पर्याय और कपिध्वज, इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, इनके ध्वज पर कपि मतलब वानर है ना, उसका निशान था, हनुमान जी से लेकर जोड़कर चलते हैं। तो कपि ध्वज किसको कहा जाता है? अर्जुन को। किरीटी, कौन्ते, कुंती का बेटा था। गांडीवधर, गांडीव इनका धनुष था। जिष्णु, धनंजय, पार्थ, विजय, श्वेतवाहन, सफेद घोड़े थे इसके, जो रथ था उसके, तो इसलिए श्वेतवाहन कहा जाता है। पार्थ, श्री कृष्ण जी इनको कहते थे हे पार्थ, ठीक है, पार्थ। धनंजय, धनंजय भी पेपर में आता है। जिष्णु, गांडीवधर, कौन्ते, किरीटी और कपिध्वज, याद रखना है। उसके बाद परिहास का कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसके पीछे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट है दिनांक, दिनांक का देखिए, तारीख और तिथि तो आपको पता है, लेकिन जो ये मिति है ये नहीं पता आपको, तो इसे याद रखना है। अधम, ये रहने दें आप। अनिवार्य, अनिवार्य का इंपॉर्टेंट अपरिहार्य, अनिवार्य जिसे टाला नहीं जा सकता, ठीक है। स्वर्ण का है कंचन, कनक, कुंदन, जात, रूप, तेजस, महारजत, स्वर्ण, सोना, हिरण्य, हेम। इंपॉर्टेंट है इसमें कंचन का पता है, कनक, कनकते, सोगुणी, मादकता, अधिकार, तो कनक भी सोने का पर्याय है। कुंदन भी सोने को ही कहते हैं। अब जिसका नहीं पता है वो है जात, रूप, तेजस, और ये है हिरण्य और हेम,
ये चारों आप याद रखें सोने के पर्याय हैं। जीव का है जिह्वा, रसना, रसज्ञा, चंचल, चंचला। अब ये आपको याद रखना है, वैसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अभिजात, अभिजात है श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन, आर्य, सज्जन। अगर जो उच्च होता है, जो कुलीन होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसे अभिजात कहते हैं। बस इतना याद रखना, ये शब्द उन चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। बंदर का है कपि। अब देखो बंदर, मैंने कपि ध्वज बताया था थोड़ी देर पहले, तो कपि बंदर का पर्यायवाची है। कपि, कीश, तरु मृग, तरु मतलब पेड़ और मृग तरु पेड़ पर रहता है बंदर। मरकट, वानर, शाखा मृग, शाखा भी मतलब जो पेड़ की शाखा है, शाखा का मृग कहते हैं इसे, तो वानर भी पता है। इंपॉर्टेंट आपको कुछ जो नहीं पता, मरकट और कीश और कपि का याद रखना है। वरुण, जलदेव, जल देवता, पाशपाणी, प्रचेतस। तो ये जो शब्द हैं जिसका आपको नहीं पता उनको आप लिख लें। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगली एक वीडियो में 2-3 और करवा देंगे और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो अगली वीडियो लेकर आएंगे इसके लिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसे ही हमारे पर्यायवाची खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो वर्तनी शुद्धिकरण आता है उसकी वीडियो हम शुरुआत करवा देंगे। धन्यवाद।